गुड मॉर्निंग। फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो नया जमाना के नाम से हम लोग चलाते हैं उसमें एक विषय पर बहस चलाई दोस्तों के बीच में कि दहेज प्रथा को लेकर। उस ग्रुप में अनेक किस्म के लोग हैं, पत्रकार भी हैं, शिक्षक भी हैं, छात्र भी हैं, और जाहिर है कि उसमें तरह तरह की लोगों ने राय व्यक्त की, अपनी अपने अपने तरीके से लोगों ने देखा। मेरा अभी भी ये मानना है कि भारत की जो सबसे ज्यादा ज्वलंत सामाजिक समस्याएं हैं उनमें से दहेज प्रथा एक प्रमुख समस्या है। और खासतौर पर ये जो शिक्षित वर्ग है और ये धीरे धीरे इसका समस्या का जो पैर है वो गरीबों में ही फैला है। मैं ये भी मानता हूं कि इस पर विचार करते समय ये दहेज प्रथा के सवाल पर विचार करना बेहद जरूरी है। ये वहां पर बहुत सारी राय रखी गई और हम लोगों ने अपने एक दूसरे की राय रखी। मैंने भी अपनी राय रखी वहां लास्ट में। बाद में मुझे लगा कि ये चीज़ हमें फेसबुक पर शेयर करनी चाहिए कि फेसबुक पर मैं निजी तौर पर इस मसले को किस तरह से देखता हूं। इसे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं क्योंकि ये एक बड़ा मसला है। दो एक चीजें तो बहुत ही व्यवहार के अनुभव की मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहली चीज ये कि हिंदी में बहुत ही प्रबुद्ध लेखक हैं और बहुत अच्छे लेखक हैं, प्रगतिशील, जनवादी, तमाम किस्म की रंगत के, मॉडर्निस्ट, पोस्ट मॉडर्निस्ट, सभी तरह के लेखक हैं। हिंदी में बहुत अच्छे कहानीकार, कवि, दर्जनों लोग हैं। नई पुरानी पीढ़ी के सभी लोग हैं और हिंदी में बड़े पावरफुल साहित्यिक आंदोलन भी चले हैं, जिसे हम लोग हिंदी में नई कहानी के आंदोलन के नाम से जानते हैं। उस नई कहानी के आंदोलन के जो पुरोधा थे उन पुरोधाओं ने कभी भी जो अपने पास की जो सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं, सामाजिक समस्या, उन पर बहस नहीं की। मेरे लिए मिस्ट्री है कि हिंदी की कविता के जो प्रगतिशील लेखक हैं, मेरा इशारा केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शमशेर, त्रिलोचन, ये तमाम जो बड़े लेखक हैं, मेरे लिए मिस्ट्री है कि आखिर इनके जेहन में कभी ये दहेज समस्या का प्रश्न क्यों नहीं सामने आया। ऐसा नहीं कि दहेज समस्या उनके सामने शुरू नहीं हो गई थी, लेकिन उतनी पावरफुल नहीं थी। जिस समय वो आंदोलन शुरू हुआ तो उतनी पावरफुल नहीं थी। लेकिन दूसरी एक समस्या और थी जो किसी के साथ जुड़ी हुई थी, वह थी बाल विवाह की समस्या। ये दो बहुत बड़ी समस्याएं हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर, और ये बाकी जगह भी फैली हुई हैं। दिलचस्प बात यह है कि आजादी के पहले के साहित्य में, आजादी के पहले के समाज में दहेज प्रथा का जिक्र नहीं मिलता। मैंने अपनी दादी से बात की थी, उसकी कैसे शादी हुई। मैंने उससे उनकी, मेरी दादी की जो बहनें थी, उनकी शादी का अनुभव पूछा। कभी किसी ने ये बात मेंशन नहीं की कि कोई दहेज का लेन देन उस समय था। मैंने जितना साहित्य पढ़ा है, आलोचना पढ़ी है, संस्कृत का साहित्य पढ़ा है, उसका धर्मशास्त्र पढ़ा है, वो तमाम चीजें पढ़ी हैं, कहीं पर भी दहेज का जिक्र नहीं मिलता।
ये एक अद्भुत चीज है कि दहेज का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन दहेज हमारे समाज में आ गया और खासतौर पर हिंदू समाज में आ गया। वो कैसे आया, कैसे उसने समाज को प्रभावित किया और बाकी धर्म के मानने वालों को भी प्रभावित किया। मैं तकरीबन 30 साल कलकत्ते में रहा, बंगाल का करीब से अध्ययन करने का, उसे जानने का मौका मिला। मैंने बंगाली समाज में भी दहेज प्रथा के दर्शन नहीं किए। लोग जाते हैं, खाना खाने गए, अपने वो अपनी स्वेच्छा से कोई चीज दे आए, गिफ्ट दे आए, कोई दे आए, वो एक अलग चीज है। लेकिन परिवार में दहेज देने की प्रथा वहां पर भी लंबे समय से नहीं है। इधर कुछ हो सकता है, कुछ जगह ये चीज दिखाई दी हो लोगों ने, जैसे एक आध दो लोगों ने कहा मुझसे, लेकिन वहां पर भी ये फिनोमिना नहीं है। लेकिन मजेदार बात यह है कि केरल जो सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है, साउथ में जहां सबसे ज्यादा विकास हुआ है, वहां पर भी दहेज है और मोटा दहेज है। मेरे एक जेएनयू का दोस्त मुझे मिला है हैदराबाद में, कुछ साल पहले ही घटना ही है। तो मैंने अचानक पूछा उससे कि भाई क्या हाल है तुम्हारे, क्या कर रहे हो आजकल? अरे बोले कुछ मत पूछो यार, बहुत बुरी हालत है। तो मैंने कहा कुछ तो बताओ। वो जेएनयू से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एमफिल किया था। तो उसने कहा कि यार मेरी शादी हुई। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, शादी हुई तो इसमें दिक्कत क्या है? बोले कि नहीं, शादी हुई और शादी में दहेज में 400 ट्रक मिले। 400 ट्रक। अब वो सारा समय सिर्फ ड्राइवर, कंडक्टर, इनसे वसूली में लगा रहता है। बोले मेरा पढ़ना लिखना बेकार हो गया। उसके साथ एक और लड़का था जो पढ़ा हुआ था। तो मैंने कहा वो कहा है तेरे साथ का जो तेरा रूममेट हुआ करता था? तो बोला कि मेरे रूममेट की तो हालत और भी मजेदार है, बुलाता हूं। तो उसने फोन किया, बुलाया, हम एक कॉफी हाउस में बैठे हुए थे हैदराबाद में। और वो आया तो उसने और भी मजेदार बात बताई। जो दूसरा लड़का आया, ये दोनों जेएनयू के पढ़े लिखे लड़के हैं। उसने कहा मेरी शादी हुई तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे एक इंजीनियरिंग कॉलेज दहेज में दे दिया। आंध्रा में पढ़े लिखे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियर, डॉक्टर, इनका सामान्य रेट, और अगर कहीं विदेश जा रहा है तो उसका रेट बहुत हाई है, कई करोड़ों में है। केरल में बड़े पैमाने पर जो शिक्षित, सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है, वहां जो स्त्रियों की शादी हो रही है और शादी में जो जिस तरह का लेन देन हुआ है, उसके डिटेल्स, मैं 3 बार केरल गया हूं घूमने, और मैंने 3 बार नीचे जमीनी स्तर पर लोगों से, विभिन्न लोगों से तरह तरह से बात की है, और एक लेमैन की तरह बात की है जानने के लिए। केरल में भी यही चीज, बड़े पैमाने पर लड़कियों की शादी हो रही है, लेकिन दहेज के लेन देन के जरिए। हर लड़की के अंदर सोने का प्रेम देखने लायक है वहां। वही चीज आंध्रा में, वही चीज तमिलनाडु में। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो शिक्षा के साथ में इस प्रथा के उन्मूलन की बात करते हैं, वे इस बात को क्यों नहीं नोटिस लेते कि जो शिक्षित लोग हैं। एक और चीज मैं बताऊं आपको, बहुत मजेदार चीज। हमारे एक टीचर थे जेएनयू में, प्रोफेसर चिंतामणि। उन्होंने एक बहुत मजेदार बात बताई जब हम पढ़ते थे। ऐसे ही बात चल रही थी, और ये विषय मेरा बहुत ही फेवरेट विषय रहा है, जिस पर मैं लगातार बात करता रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस पर बात करना, ज्यादा से ज्यादा इस पर समय खर्च करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा मानना है कि यह बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। तो मैंने उनसे पूछा ऐसा ही, ये मैं बात बता रहा हूं 1980-81 की। और ये जो मैंने हैदराबाद का अनुभव बताया, ये इधर का बताया मैंने पिछले 15 साल पहले का। प्रोफेसर चिंतामणि ने एक बहुत मजेदार बात बताई मुझे 80-81 में। आंध्रा में जो अखबार में मैट्रिमोनियल विज्ञापन छपते थे, उन विज्ञापनों में साफ साफ लिखा रहता था कि जेएनयू में पढ़ने वाली लड़कियां अप्लाई न करें। सोचिए,
अब मैं इधर हिंदी भाषी क्षेत्र में आप लौट के आइए। मैंने बंगाल में कई शादियां अटेंड की, लेकिन आमतौर पर जो शादी मैंने मध्य वर्ग के लोगों की, निम्न मध्य वर्ग के लोगों की अटेंड की, उनमें मैंने दहेज नहीं देखा, दहेज की बातें नहीं सुनी। वे जो कुछ है वो थोड़ा बहुत जो कुछ देना होता है, कुछ सोना वोना कुछ चीज, तो वो बेटी के लिए दे देते हैं, वो स्त्री धन के तौर पर, लेकिन वो दहेज के तौर पर वहां कोई लेन देन नहीं होता। दहेज का लेन देन दहेज के तौर पर सौदेबाजी लड़की और लड़के की, वो नॉर्थ में भी है, वो साउथ में भी है, और बहुत पावरफुल है। साउथ में तो और भी ज्यादा रेट हाई है। अगर विदेशी लड़का है, विदेश में पढ़ता है या नौकरी करता है लड़का, तो उसका रेट बहुत हाई है। परिवार कितने खुश हैं, कितने सस्टेन किए दहेज से लिए हुए परिवार, यह देखने लायक चीज है। केरल में दहेज देकर जिन लड़कियों ने शादी की, उनमें से बड़ी संख्या में लड़कियों की शादियां टूट गईं। जो लोग ये सोचते हैं कि दहेज देके खुशियां बटोरी जा सकती हैं, वे इल्यूजन में हैं। दहेज देके खुशियां नहीं बटोरी जा सकती। क्या वजह है कि लोग दहेज देना और लेना पसंद करते हैं? कानून है इसके खिलाफ। कानूनन यह चीज लिखी हुई है कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध हैं। मैंने जो पिछली बार एक बात कही थी आपसे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं उसे। हमारे यहां समाज में रहने वाले लोगों की संविधान के अनुसार रहने की और जीने की आदत नहीं है। हमारे यहां साधारण नागरिक का जो माइंड सेट है, वो माइंड सेट इस बात से तय होता है कि वो कितना कानून के बाहर रहता है। तो वो अपनी तमाम किस्म की रूढ़ियां, सामाजिक विकृतियां, सामाजिक कुसंस्कार, जितनी अनसाइंटिफिक चीजें हैं, वे इन सबको लेकर वह लगातार संविधान में निर्देशित जो चीजें हैं और बातें, उनका उल्लंघन करता रहता है। उसका माइंडसेट, उसका पूरा का पूरी मनोदशा, मध्य वर्ग की, एक साधारण आदमी की मनोदशा इसी बात से बनाई गई है। फिर भी ये एक समस्या अपनी जगह है कि आखिर दहेज लोग लेते क्यों हैं और दहेज आया कैसे। और इससे भी बड़ी बात यह कि जब दहेज से हम जानते हैं कि बड़े पैमाने पर लोग दहेज से प्रभावित हो रहे हैं, दहेज से लड़कियों की हत्या हो रही है दहेज की वजह से, इसके बावजूद दहेज पर कोई बहस नहीं है। सामान्य तौर पर हमारे यहां जो विभिन्न समुदाय हैं, वो चाहे किसी भी जाति और धर्म के मानने वाले हों, उनमें दहेज धीरे धीरे पैर पसार चुका है। कहीं वो देर से पहुंचा है, कहीं वो जल्दी पहुंचा है। हिंदी भाषी क्षेत्र में बहुत स्ट्रांग है। मैं जहां रहता हूं उस शहर में बहुत स्ट्रांग है। तो दहेज एक अपने आप में एक समस्या तो है। सवाल यह, इस पर बात क्यों नहीं करते लोग? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये आया क्यों? मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं नहीं जानता कि कितना आप लोग इससे सहमत होंगे, मेरी व्यक्तिगत राय है कि दहेज की शुरुआत हुई इसलिए कि हमारे यहां जो आधुनिक परिवार है, वो आधुनिक परिवार टूट रहा है, एकदम बिखर रहा है। डेमोक्रेसी के आने के बाद में एक नए किस्म के आधुनिक परिवार को बनाने की जरूरत थी, जो हमने नहीं बनाया।
और जब हमने आधुनिक परिवार नहीं बनाया तो, और वो परिवार बिखर रहा था, तो इस बिखरते हुए परिवार को कैसे पर्दादारी करके रोका जाए, सारे दांव इसी पर लगे हुए हैं। वही परिवार कैसा है जिसमें हम लोग रहते हैं? यह परिवार कैसा है? इस परिवार में पिछले कई सौ साल से कंटिन्यूअसली दो चीजें घट रही हैं। एक तो यह कि इस परिवार में जो स्त्री है वो सबऑर्डिनेट है, और दूसरी चीज यह है कि परिवार में परपीचुअली कंटिन्यूअसली उसके खिलाफ में वायलेंस की घटनाएं घट रही हैं, उसके ऊपर प्रेशर है। ये दो चीजें पहले से थीं जो कि डेमोक्रेसी के बाद भी परिवार में चली आई, लेकिन शिक्षा के प्रचार प्रसार और दूसरी चीजों के आने से और लोकतांत्रिक संरचनाओं के आने से, लोकतंत्र की अवेयरनेस के बढ़ने से परिवार के विघटन की प्रक्रिया और तेज हुई। और इस विघटन की प्रक्रिया को और परिवार में जो अंदर जो वायलेंस है, ये दहेज हत्या तो दिखाई दे रही है आपको, लेकिन दहेज हत्या के पहले से एक वायलेंस है परिवार के अंदर। और भारत में ही क्यों, और दूसरे देशों में भी, अमेरिका में भी, जहां दहेज नहीं है वहां पे भी वायलेंस है, जिसे डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं हम लोग, घरेलू हिंसा कहते हैं हम लोग। दहेज प्रथा और दहेज प्रथा से जनित जो हिंसाचार है वो बेसिकली आपके घरेलू हिंसाचार का हिस्सा है। घरेलू हिंसाचार के जरिए अमेरिका में भी लगातार लड़कियों की हत्याएं हो रही हैं। दूर मत जाइए, अभी जस्ट ये कोरोना के पीरियड की बात कर रहा हूं मैं आपसे। ब्रिटेन में एक संस्था है, आप में से कोई चाहे तो गार्जियन में देख ले, वो रिपोर्ट है गार्जियन अखबार में। जो संस्था सिर्फ इसी बात का अध्ययन करती है कि स्त्रियों के साथ में जो हिंसाचार होता है, घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है, उसी की वो ऑडिटिंग करती है, रिकॉर्ड रखती है। तो मालूम पड़ा कि कोरोना पीरियड में जो लॉकडाउन हुआ ब्रिटेन में, उस लॉकडाउन पीरियड में सबसे ज्यादा औरतों के खिलाफ में वायलेंस हुआ। तेईस मार्च से लेके 12 अप्रैल के बीच में जो लॉकडाउन हुआ उसमें 16 औरतों की हत्या हुई ब्रिटेन में। ये वे औरतें हैं जो बाल बच्चेदार हैं। जिस संस्था ने यह काम किया, उस संस्था ने कहा कि हमने पिछले 10 साल का इसी पीरियड का डाटा निकाल के देखा, तो हमने देखा कि इस अवधि में औसतन 5 औरतों की हत्या होती थी, लेकिन लॉकडाउन पीरियड में, इस पीरियड में 16 औरतों की हत्या हुई। और अमेरिका में भी लॉकडाउन पीरियड में, इस दौरान कोरोना के पीरियड में बड़े पैमाने पर स्त्रियों के साथ में हिंसाचार की घटनाएं घटी हैं। हाँ। तो इस मामले में तो हम अमेरिका और ब्रिटेन के साथ हैं, यानी घरेलू हिंसा के मामले में हमारे यहां जो संस्कृति का स्तर है वो ब्रिटेन और अमेरिका के बराबर है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम उनसे आगे हैं। कोई तो जगह है जहां हम उनसे आगे हैं। ब्रिटेन में जिस तरह से औरतों को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, जैसे कि ब्रिटेन की बारे में गार्जियन ने लिखा कि वहां एवरेज 5 औरतें मरी उस पीरियड में, और सप्ताह में 2। अमेरिका में
अमेरिका में जो घरेलू वायलेंस है उसके जरिए जब औरत मरती है, कितनी औरतें मरती हैं सप्ताह में, रोज कितनी मरती हैं? 4 महिलाएं डेली जान से मारी जाती हैं अमेरिका में। अमेरिका ब्रिटेन की अच्छी बात क्या है कि वहां हर चीज की ऑडिटिंग होती है, रिकॉर्ड रहता है। हमारे यहां तो ऑडिटिंग ही नहीं। हां, एक और चीज है बहुत ही मजेदार है, सुन के आपको आश्चर्य होगा। हमारे यहां जो घरेलू हिंसा में औरतें मारी गईं, उन औरतों के मारे जाने के बारे में जो लोगों ने रिसर्च किया, अध्ययन किए, उसमें यह पाया गया, खासतौर पर दहेज की वजह से जो लोग लड़कियां मारी गईं, वे ज्यादातर लड़कियां या तो स्टोव से जल के मरी या खाना बनाते हुए मरी। बार बार पुलिस ने यही लिखा, खाना बनाते हुए जलकर मर गई। लेकिन जब तहकीकात की गई तो मालूम पड़ा वो मरी कब? आधी रात के बाद। दोनों में से एक चीज सही हो सकती है। आधी रात के बाद क्या खाना बनता है हमारे घरों में? नहीं। तो हमारे यहां गैस से या केरोसिन से डाल के जला देते हैं। ब्रिटेन में और अमेरिका में फर्क यह है कि वहां केरोसिन का इस्तेमाल नहीं करते, वहां सीधे गोली मार देते हैं। तो एक नया फिनोमिना जो कि घरेलू हिंसा का फिनोमिना है, वो इतना प्रबल फिनोमिना है कि हमने कभी उस पर खुल के बात करने की जहमत ही नहीं उठाई। पचपन दिन हो गए, दहेज हत्या बंद हो गई क्या? हाँ। खबर नहीं है। जैसे बाकी मामले रफा दफा किए जाते हैं, छिपाए जाते हैं, दहेज हत्या के मामले भी भारत में छिपाए जाते हैं। जैसे भारत में पुलिस घरेलू हिंसा के मामलों को छिपाने में मदद करती है, उनको रफा दफा करने में मदद करती है, वही पुलिस की प्रवृत्ति ब्रिटेन और अमेरिका में भी है। ब्रिटेन और अमेरिका में भी एवरेज 80% मामले पुलिस एकदम रफा दफा करके फर्श के नीचे खिसका देती है। तो कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है अभी? अब देखिए, ये जो घरेलू हिंसा है जिसमें कि भारत में वो सीधे दहेज हत्या के नाम से जानी जाती है, दहेज हत्या के अलावा भी दूसरी चीजों में हिस्सा है। मेरा मानना यह है कि ये जो दहेज हत्या है, ये दहेज हत्या की जरूरत या दहेज प्रथा की जरूरत इसलिए पड़ी कि आप इस टूटते हुए परिवार को बचाना चाहते थे, जिसमें कि ऑलरेडी पहले से हिंसाचार था, असमानता थी, दुयम दर्जे की तरह स्त्री को देखा जाता था। परिवार की हैसियत, परिवार का गौरवगान करके लगातार इस सच्चाई पर से ध्यान हटाने की कोशिश की गई कि भारत का जो परिवार है वो एकदम टूट रहा है, अंदर से सड़ चुका है। हमने कभी सोचा ही नहीं। हम करते क्या रहे? थेगड़ियां लगाते रहे, और सख्त कानून बनाओ और नया कानून बनाओ। अरे अब चाहे जितना सख्त कानून बनाएं, घरेलू हिंसा के खिलाफ में आप कितने भी कड़े कानून बनाएं, आप तय मान लीजिए इस परिवार को टूटने से नहीं बचा सकते। हमारे यहां जो अदालतें हैं, हमारे यहां जो नीचे पुलिस है, हमारे यहां जो नीचे समाज में लोग हैं, वो सारे लोग एक सदिच्छा के साथ लगे हुए हैं कि इस सड़े हुए परिवार के सिस्टम को किसी तरह बचाया जाए। वे इस परिवार को तोड़ के एक नए आधुनिक परिवार का निर्माण नहीं करना चाहते। आप जब तक इस परिवार के पुराने ढांचे को तोड़कर नष्ट नहीं करेंगे, परिवार में जो लोग हैं उनके साथ में अपने संबंधों को नए नजरिए से व्याख्यायित नहीं करेंगे। नया नजरिया कहां से आएगा? संविधान से।
आप परिवार में संबंधों को व्याख्यायित करना चाहते हैं 500 साल 600 साल पुराने रिवाजों से, संस्कारों से। हमारे परिवार की वास्तविकता यह है कि परिवार में व्यक्ति की कोई हैसियत नहीं है। जब आप परिवार का हिस्सा हैं तो आपकी परिवार की पहचान है और परिवार की हैसियत है, और आपके लिए वही करना उचित है जो प्रतिष्ठा के अनुकूल है। परिवार के जो लोग कहें उसी को मानो, वो सही कहें या गलत कहें। हमारे यहां परिवार एक, जबकि परिवार अंदर से एकदम सड़ चुका है। क्योंकि हमने लगातार एक ऐसा ढांचा बनाया है, एक ऐसी मानसिक संरचना बनाई है जिसमें हम लगातार हिंसा में आनंद लेते रहे हैं, हिंसा को सपोर्ट करते रहे हैं। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं, मैं दूसरों की नहीं कह रहा हूं। मैं चूंकि यहां मथुरा में पैदा हुआ, चतुर्वेदी हूं, तो मेरे सामने ये संकट था जब मैं जेएनयू पढ़ने चला गया तो कि मेरी शादी कर दी जाए चतुर्वेदियों में, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं विजाती लड़की से शादी कर लूं। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था मेरे, तो मैंने अपने पिता से कहा आप खोजिए लड़की खोजिए। तो साहब बाकायदा लड़की खोजी गई, कुंडली मिलाई गई, कुंडली मिल गई। कुंडली मिल गई तो मेरे पिता ने कहा कि लड़की वाले उसके पिता आप तुमसे बात कर लो, तुम जो भी है निर्णय ले लो। तो मेरे पिता को उम्मीद थी कि मैं बहुत ही विवेकपूर्ण निर्णय लूंगा, और ये उन्होंने अच्छा किया कि उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया। अगर वो खुद निर्णय ले लेते तो बड़ी फजीहत होती। मेरी लड़की के पिता से मुलाकात हुई। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं लड़की को जानता, लड़की पढ़ी लिखी थी, मेरा कोई वैसे परिचय मित्रता नहीं थी, जानता था। लड़की पढ़ी लिखी थी, देखने में भी अच्छी थी, सब कुछ जो कि होता है एक अच्छा। लेकिन मैं अंदर से नहीं चाहता था कि मेरी शादी हो, क्योंकि मैं अभी जेएनयू में एमए ही कर रहा था। लेकिन मैं समझाऊं किसे? मैंने अपनी सुरक्षा के लिए एक रास्ता निकाला जो कि मैं मानता था सही रास्ता था, अभी भी मानता हूं सही रास्ता, मैंने उसका पालन भी किया। मैंने कहा अगर ये जिद कर ही रहे हैं शादी की, सब लोग कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं लड़की के पिता से कहा कि शादी के लिए मैं राजी हूं, हम लोग चलते हैं एक दिन, कोर्ट मैरिज करते हैं, तांगे में बैठ के चलते हैं, कोर्ट कागज दाखिल करते हैं, शादी हो जाएगी और लड़की एक ड्रेस में हमारे घर आ जाएगी बस। वो भड़क गया, वो व्यक्ति भड़क गया, पढ़ा लिखा आदमी भड़क गया, बोला कि कहीं ऐसे कहीं हुआ है, पढ़े लिखे लोगों के यहाँ ऐसे शादी होती है, कहीं कुछ कन्या कहीं दी जाती है, तुम पढ़े लिखे हो? मैंने कहा मैं पढ़ा लिखा हूं, इसलिए मैं आपसे समझदारी की बात कर रहा हूं कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं और मैं सिर्फ कोर्ट मैरिज करूंगा। आपको बात पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो आप अपने घर खुशी, मैं अपने घर खुशी। और मैं ये कह के चला आया। मुझे मालूम था मेरी शादी नहीं होगी वहां, क्योंकि वो इसके लिए राजी नहीं होंगे कि बिना फेरे के शादी हो, क्योंकि वह उनकी प्रतिष्ठा के खिलाफ था। शिक्षित व्यक्ति, पोस्ट ग्रेजुएट, लड़की पोस्ट ग्रेजुएट, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मेरे पिता ने कहा कि तुमने ठीक कहा बेटा, एकदम ट्रेडिशनल किस्म के आदमी। मैंने कहा काहे को इल्लत में पड़ रहे हैं, सारे तामझाम करो, ये करो वो करो, शांति से शादी होगी, जाएंगे रिक्शा में बैठ के जाएंगे, तांगे में बैठ के जाएंगे, दोनों परिवार के लोग जाके शादी के लिए कागज वागज देंगे, साइन वाइन करेंगे, दे आएंगे, कुछ दिन बाद सर्टिफिकेट ले लेंगे जाके, किस्सा खत्म हुआ। न किसी को खिलाना है, न कोई खर्च करना है, आराम से घर बस जाएगा। मेरे पिता को ये बात समझ में आई, लेकिन मैं लड़की के पिता को नहीं समझा पाया। पूरा परिवार, महान शिक्षित परिवार, और बदले में उन्होंने जानते हो क्या क्या? उन्होंने कहा ये जो कोर्ट मैरिज की बात कर रहा है ना, इसके कुछ खोट होगा, ये नपुंसक होगा लड़का, इसलिए ये बात कर रहा है। अब आप सोचिए,
मैं अगर एक सही सलाह दूं तो बदले में मुझे तोहमत मिलेंगी, अलंकार मिलेंगे। हमने एक ऐसा समाज बनाया है जो कुरीतियों को, कुसंस्कारों को बेहिंता प्यार करता है, और जो कुरीतियों कुसंस्कारों को नहीं मानते उनके ऊपर वो लांछन लगाता है। किससे कहेंगे आप जाके? किससे कहेंगे आप जाके? किसे समझाएंगे आप? हमारे शिक्षक, हमारे प्रोफेसर, हमारे डॉक्टर, हमारे इंजीनियर, पढ़े लिखे लोग, जो ओहदे वाले लोग हैं, जो आईएएस ऑफिसर है, वह भी यह पसंद करता है कि उसकी शादी फेरे डाल के हो और कन्यादान करके हो। आपने कभी सोचा इस बात को कि जो ट्रेडिशनल मैरिज होती है, जिसमें दहेज होता है या नहीं होता है, लेकिन कन्यादान तो होता है। आपने कन्यादान के खिलाफ में कहीं 5 निबंध भी पढ़े हिंदी की पत्रिकाओं में? कभी किसी एडिटोरियल पेज पर कोई लेख पढ़ा आपने कि कन्यादान मत करो? कन्यादान देने की चीज नहीं है। क्योंकि 7 फेरे पड़ेंगे तो कन्यादान होगा, और 7 फेरे के बिना आपका कानून भी अप्रूव नहीं करता कि शादी हो गई। फेरे इज कंपलसरी। तो जिसे हम सोशल मैरिज कहते हैं, वो सोशल मैरिज तो ओपनली, वैध ढंग से कन्या के दान का समारोह है। कन्या के दान के समारोह में हम लोग क्या करते हैं? दावत। सारे रिश्तेदारों को बुला के हम जय जयकार करते हैं, खाओ बेटा, सेलिब्रेट करो इसे। 1980 के बाद ये हिंदी के लेखन में ये चेतना आई कि इन मसलों पर लिखा जाए, दहेज के खिलाफ लिखा जाए, इस तरह के प्रश्नों के खिलाफ में कविताएं लिखी जाएं, कहानियां लिखी जाएं। लेकिन 1980 के पहले हिंदी का साहित्य एकदम बंजर पड़ा हुआ है। वो बाल विवाह के खिलाफ नहीं लिखा गया वहां, और वहां दहेज प्रथा के खिलाफ नहीं लिखा गया, और कन्यादान के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं लिखा गया। ये तो पवित्र काम था कन्यादान करना, तो स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग। तो जिस समाज में यह मानसिकता हो, जहां कन्या को दान करके, ऑफिशियली दान करके, वेद मंत्र पढ़ के दान की जाती है कन्या, जहां, जो कि सबसे निकृष्ट काम है और यह गुलाम प्रथा का प्रतीक है, जहां स्त्रियां दान में दी जाती थीं। आपके यहां वो प्रथा अभी भी बरकरार है, आपके घर के अंदर, आपके जीवन में उसे पवित्र भाव से जिंदा किया गया और रखा गया है। वेद मंत्रों के जरिए उसे पुण्य में कन्वर्ट किया गया है, जो कि गलत है। तो अब हमें कौन सा संस्कार मिला, हमें कौन सी आदत मिली, हमें कौन सा एटीट्यूड मिला? हमें एटीट्यूड मिला कन्या के बारे में, कन्या को दान में हासिल करने का। और जितना एपिकल लिटरेचर है, उसमें जो कहानियां हैं, वो भी वीरत्व व्यंजक कहानियां हैं ना। सब अपने पुरुषार्थ से कन्याओं का अपहरण करके, कन्याओं को जीतकर, कन्याओं शादी करके, नहीं नहीं, मुझे ऐसी परंपराएं, ऐसे रिवाज नहीं चाहिए। मुझे ऐसी परंपराएं और ऐसे रिवाज चाहिए जो कि स्त्री को स्त्री की तरह देखें, उसे व्यक्ति की तरह देखें। मुझे ऐसे रिवाज चाहिए जिसमें कि स्त्री पुरुष दोनों के बीच में एक व्यक्ति का संबंध हो। और इधर तो एक और फिनोमेना डेवलप हुआ है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी तक यह था कि जो दहेज था वो लड़के मांगते थे,
लड़के वाले मांगते थे। लेकिन अब तो दहेज को खुद लड़कियां जुगाड़ करने लगी हैं। शादी के पहले कई साल से पहले से ही वो अपने लिए क्या क्या जाएगी तो ले जाएगी, इसका दहेज का इंतजाम करने लगी है। एंगल्स ने एक बात कही थी, फ्रेडरिक एंगल्स ने, परिवार में जितनी संपत्ति होगी, स्त्री पुरुष के संबंध में जितनी संपत्ति होगी, उतनी ही बड़ी संख्या में, मात्रा में गुलामी भी होगी, स्त्री की गुलामी होगी। जितना बढ़िया परिवार, जितना संपत्तिशाली परिवार, उतनी ही बड़ी। ज्यादा दूर मत जाइए, एक घटना में याद दिला रहा हूं आपको बस खाली। बिड़ला परिवार में एक व्यक्ति मरे, और जब वो मरे तो उनकी एक पत्नी थी जिसे वो छोड़ गए थे, और उनका कोई बच्चा नहीं था। और वो जब छोड़ गए उसको, तो उस महिला के पास में करीब 5,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ गए वो। अब वो महिला भी मर गई। अब जब वो महिला मर गई तो सारा बिड़ला परिवार उस महिला की संपत्ति को लेने के लिए अदालत के दरवाजे गया। उस महिला ने क्या किया कि जब वो मरी तो मरते हुए उसने अपनी संपत्ति अपनी सारी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम कर दी। क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो खुद अरबपति था, लेकिन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट उस महिला की केयर करता था, देखभाल करता था, सारे काम करता था। बिड़ला परिवार का कोई व्यक्ति उस महिला की देखभाल के लिए नहीं आया। वो जब तक जिंदा रही परिवार के किसी व्यक्ति ने खबर नहीं ली, लेकिन जब वो मरी तो उसके घर से बेशुमार संपत्ति निकली। उसकी तिजोरी थी जिसमें कम से कम 800 करोड़ रुपए के गहने भरे हुए थे, हीरे जवाहरात भरे हुए थे। वो 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़कर मरी वो महिला, और वो सारी की सारी चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेंद्र लोढ़ा को दे दी गई। पूरा बिड़ला परिवार हाईकोर्ट गया, और हाईकोर्ट में जाके बिड़ला परिवार के लोगों ने लड़ाई लड़ी इसके लिए कि हम उसके वारिस हैं, हम उसके परिवार के लोग हैं, और हमारी जो चाची थी और ताई थी उसकी संपत्ति को जो है लोढ़ा जी ने जो है जबरदस्ती अपने नाम लिखा लिया है, वगैरह वगैरह। सोचिए आप, कोर्ट ने नहीं मानी कोर्ट ने नहीं माना, कोर्ट ने कहा नहीं, तुम लोग कहीं नहीं आते हो। वो महिला है जिसको चाहे अपनी संपत्ति दे। एक अरबपति महिला, उसके घर का यह हाल, एक साधारण महिला उसके घर का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। भारतीय समाज की आयरनी क्या है? भारतीय समाज की आयरनी यह है कि जीते जी स्त्री अपने शरीर की मालिक नहीं, उसकी शरीर का फैसला कोई और करेगा। अगर वो मर गई तो मरने के बाद भी वो अपने शरीर की मालिक नहीं। उसका अंतिम संस्कार कौन करेगा, उसका श्राद्ध कौन करेगा, उसकी संपत्ति का कौन वारिस होगा, उसके बाद क्या क्या होगा उसके में, ये सब भी दूसरे लोग तय करेंगे, वो नहीं तय करेगी। तो भारतीय समाज की तो मुसीबत यह है कि जीते जी स्त्री के शरीर के मालिक, मरने के बाद भी स्त्री के शरीर के मालिक वही। जो मातहत से अधिक स्त्री को महत्व, उस परिवार को रखना सही होगा नहीं। मेरा मानना यह है कि ऐसे परिवार को जितनी जल्दी हो सके आप विदा कर दें। जिस परिवार में स्त्री का व्यक्ति के तौर पर सम्मान न हो, पहचान न हो, स्त्री का तन, स्त्री का मन, स्त्री का धन, ये तीनों सिर्फ उसके हैं, वो तय करे। हमने एक ऐसा माहौल बनाया कि स्त्री का तन, स्त्री का मन, स्त्री का धन, ये सब उसके नहीं है, ये परिवार के लोगों के, दूसरे लोगों के, वो उनकी मालिक नहीं है।
और सबसे अच्छी औरत कौन? प्रेमचंद की मुझे एक बात अच्छी नहीं लगती। प्रेमचंद कहते हैं कि स्त्री का सबसे अच्छा गुण कौन सा है? प्रेमचंद कहते हैं कि स्त्री का सबसे बड़ा गुण है उसका समर्पण भाव। नहीं, इस समर्पण भाव ही तो स्त्री को कुल मिला के कवाड़ा उसका करता रहा है, उसका शोषण करता रहा है। समर्पण की आड़ में परिवार की निष्ठा और परिवार की अस्मिता और परिवार की इज्जत और हैसियत की आड़ में स्त्री का शोषण होता रहा है। हमने इनकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर कभी बात ही नहीं की। हमें उसे पर्सन की तरह, व्यक्ति की तरह देखा ही नहीं। दहेज प्रथा की शुरुआत हुई यहां से कि आपको इस टूटे हुए परिवार को, एक ऐसे परिवार को जिसमें पहले से हिंसा और असमानता और द्वितीय दर्जे के नागरिक की तरह, द्वितीय दर्जे के सदस्य की तरह स्त्री की हैसियत थी, उसको छिपाने के लिए आपने यह सारा का सारा तामझाम किया। तो नए परिवार को बनाने के लिए पुराने परिवार का जाना बेहद जरूरी है। थेगड़ियां लगा के आप नए परिवार में पुराने परिवार की चीजें शामिल करके नहीं बना सकते। आपको पूरे के पूरे पुराने परिवार को तोड़ना होगा, उसे बदलना होगा। बिना पुराने परिवार को बदले, दिलचस्प है कि हिंदी भाषी क्षेत्र में समाज सुधार की आंधी तो चली, लेकिन समाज सुधार के आंदोलन ने परिवार को नहीं बदला। परिवार जैसा था वैसा ही रहने दिया। परिवार के मूल्यों को नहीं बदला, जैसे थे वो वैसे ही बने रहे। लेकिन बंगाल में ब्रह्म समाज के लोगों ने, वहां के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ने वहां परिवार को बदला। पुराने परिवार की जगह नए परिवार को जन्म दिया। नया परिवार एकदम बुर्जुआ परिवार है, पूंजीवादी परिवार है। वहां कोई भी चीज करने के पहले स्त्री से पूछते हैं। हमारे यहां तो निर्णय पहले लेते हैं, उसके ऊपर थोप देते हैं, लड़की हो या लड़का। मैं ऐसे तमाम लड़कों के बारे में जानता हूं जिनकी शादी का फैसला उनके बाप ने ले लिया और लड़के मानने के लिए मजबूर। हमारे यहां डोमिनेट कौन सी चीज करती है? परिवार और परिवार का मुखिया। हमारे यहां व्यक्ति की कोई स्वतंत्र सत्ता परिवार में नहीं होती। वह व्यक्ति होता ही नहीं है, परिवार का सदस्य होता है वो। और इस परिवार के सड़े हुए ढांचे को, एकदम अप्रासंगिक ढांचे को बचाने के लिए सरकार भी लगी हुई है, कानून भी लगा हुआ है, जज भी लगे हुए हैं। और यही वजह है कि जब बहुत सारे डाइवोर्स के केस, घरेलू हिंसा के केस जब अदालतों में जाते हैं तो बरसों उनके बारे में कोई फैसला ही नहीं होता। कागज पर लिखा हुआ है, कागज पर लिखा हुआ है कि फलां केस कितनी अवधि में खत्म होगा, लेकिन उस अवधि से कई गुना ज्यादा समय कोर्ट खा जाता है। और एक ही चीज के लिए खा जाता है, किसी तरह ये एक हो जाए। क्योंकि जजों का भी मानना है कि उनका काम यह है कि परिवार को टूटने से बचाना। हमारी जब न्यायपालिका में, हमारी जब सरकार में जब यह मान्यता बैठी हो कि परिवार टूट रहा है, इसे टूटने नहीं देना है, इसे बचाना है। हमारी पुलिस में अगर यह मान्यता है कि परिवार को टूटने से बचाना है किसी भी तरह, तो घरेलू हिंसा हो कोई दिक्कत नहीं है, तुम घर में पिट रही हो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा अपमान हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो तो अपने घर में। घरेलू हिंसा को हम हिंसा के तौर पर देखते ही नहीं है। दहेज हत्या, दहेज प्रथा उस घरेलू हिंसा का एक हिस्सा है। एक अन्य चीज, और वो चीज कह के मैं सोवियत संघ के बारे में हमारी हजार आपत्तियां हो सकती हैं, हजार आलोचनाएं हो सकती हैं,
जो सोशलिस्ट सिस्टम था उसके बारे में बहुत सारे वाद विवाद हो सकता है, समाजवाद से भी हमारी असहमतियां हो सकती हैं हमारे बहुत सारे लोगों की। लेकिन इंटरेस्टिंग है यह जानना कि समाजवादी व्यवस्था के आने के बाद सोवियत संघ और दूसरे पूर्वी यूरोप के देशों में जो समाजवादी देश बने, वहां घरेलू हिंसा होती थी कि नहीं होती थी? जी नहीं। समाजवादी देशों में समाजवादी व्यवस्था के जन्म के और प्रचार प्रसार के बाद घरेलू हिंसा एकदम चली गई। स्त्री की जो समाज में हैसियत थी वो एकदम बदल गई। दो उदाहरण ले रहा हूं मैं आपसे। 1917 में अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ और 1970 में अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद स्टालिन ने बहुत बड़ा फैसला लिया ये कि वेश्यावृत्ति को खत्म किया जाए। और वेश्यावृत्ति को खत्म करने के लिए उन्होंने बाकायदा पब्लिक अभियान चलाया। औरतों से कहा कि वो लिखें, दलालों से कहा वो लिखें, और लोगों से कहा कि वो लिखें, अखबारों में खूब लिखें वेश्यावृत्ति के बारे में। वेश्यावृत्ति क्यों करते हैं लोग, क्या उनके अनुभव हैं, कैसे इससे मुक्त हों, किस तरह की बीमारियां होती हैं, खूब खुल के बहस चलाई। कानून बनाए वेश्यावृत्ति के खिलाफ और वेश्यावृत्ति को अपराध घोषित कर दिया गया। वहां औरतों पर इतना दबाव था वेश्याओं के ऊपर कि उनसे लिखवाया गया अखबारों में कि हम अपने इस धंधे में खुश हैं। जैसे अभी चल रहा है ना बहुत सारे देशों में, अभी भी लोग मांग करते हैं कि नहीं वेश्यावृत्ति का एक राइट दे दिया जाना चाहिए, लीगल। सोवियत संघ में बाकायदा पब्लिक डिबेट चला के, लोगों को शिक्षित करके, कानून बना के और वेश्यावृत्ति को खत्म किया गया। जो औरतें इस धंधे में थी उन औरतों को बाकायदा शिक्षित किया गया, इलाज कराया गया, उनका पुनर्वास किया गया और 5 साल में वेश्यावृत्ति एक सिरे से गायब हो गई। 1931-32 तक आते आते वेश्यावृत्ति पूरी तरह गायब हो गई। अमेरिका में इतना बड़ा सिस्टम, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी न उस समय गायब हुई, तक गायब हुई। सोवियत संघ में वेश्यावृत्ति लौट कर आई है तब, ये जो सोवियत संघ के विघटन के बाद 60 साल तक उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि स्त्री कैसे रह सकती है। लेनिन का एक प्रसिद्ध कथन है। लेनिन का मानना था कि अगर किसी समाज को देखना है, उसकी अवस्था को देखना है, तो देखो कि वहां स्त्री की क्या अवस्था है। और इसीलिए जब रेवोल्यूशन हुआ तो पहले जो कदम उठाए गए वो स्त्रियों को लिबरेट करने के लिए उठाए गए। और स्त्री के लिबरेशन का पहला पड़ाव था कि स्त्री को उसके चूल्हे से मुक्त करो। सोवियत संघ में सामूहिक भोजनालय थे, सारे परिवार अपने जाते थे, उन भोजनालयों में खाना खाते थे। तो स्त्री मुक्ति की लड़ाई कहां से लड़ी गई? स्त्री सबॉर्डिनेट क्यों लाते हैं हम शादी करके? हम शादी करके इसलिए लाते हैं कि घर में काम वाली की जरूरत है, इसलिए नहीं लाते कि पत्नी की जरूरत है। आप स्त्री की भूमिका को काम वाली से अधिक नहीं देखते, और जब वो घर के काम कर ले तो आपकी पलका की सेवा करे। प्रैक्टिकली आप उसे सेक्स स्लेव के तौर पर रखते हैं। इसी संदर्भ में तो एंगल्स ने कहा था, परिवार, राज्य और व्यक्तिगत संपत्ति जो पुस्तक है था उसने, कि ये जो परिवार में जो पति पत्नी का संबंध है, जो ये संबंध कैसा है, ये पूंजीपति और सर्वहारा का संबंध है। इसमें स्त्री सर्वहारा है और पति पूंजीपति है।
हेजेमनी किसकी होगी? वर्चस्व किसका होगा? वर्चस्व होगा पति का, सरवारा का नहीं। और दूसरी चीज और कही थी जो बहुत जरूरी है कि जो संबंध है शादी का, जो कि बनाया गया और एक पवित्र संबंध के तौर पर बनाया गया, ये पवित्र संबंध कुछ नहीं है, ये वैध वैश्यावृत्ति है। कि आप पैसा देते हैं, खरीद के लाते हैं, एक औरत दहेज लेते हैं, खरीद के लाते हैं और रखते हैं उसे। तो अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ। अक्टूबर रेवोल्यूशन ने पहले कदम के तौर पर स्त्री को चूल्हे से मुक्त किया और परिवार के पालन पोषण का अधिकार राज्य ने अपने ऊपर लिया। तो जाहिर है कि जब परिवार के पालन पोषण का अधिकार राज्य के पास होगा तो स्त्री पुरुष में मारपीट नहीं होगी, काम के लिए झगड़े नहीं होंगे, वो सामान्य सी चीजें होंगी। अब देखिए, ये सुख में थी औरत वहां सोवियत संघ में। 50% से अधिक वहां की संसद में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व हुआ करता था। हम तो 33% नहीं कर पाए हैं, हमारे तो मुश्किल से 7-8% मुश्किल से है औरतें। हमारे तो बहुत बुरा हाल है। सोवियत संघ में 50% से अधिक औरतें संसद की सदस्य थीं, जिससे पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट लागू किया गया। पेरेस्ट्रोइका का प्रस्ताव में स्त्रियों ने यह मांग की, इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं आपको, स्त्रियों ने संसद में प्रस्ताव रख के यह मांग की कि हम ये जो सामूहिक भोजनालय बना दिए हैं, हम लोग बाहर जाए खाते हैं, घर में खाना नहीं बनाते, सारी सुविधाएं सरकार देती है, हम इस सिस्टम से निकल के हम पुराने परिवार के सिस्टम में लौटना चाहते हैं और हम घर में खाना बना के रहना चाहते हैं, हम पति सेवा करना चाहते हैं। संसद में प्रस्ताव आया, संसद में प्रस्ताव पास हुआ। औरत जो घर के बाहर निकाली थी, जिसे रसोई से मुक्त किया था, वो औरत पुनः रसोई में लौट गई। और उसके बाद की कहानी बहुत भयानक है। सोवियत संघ टूटा तो टूटा, लेकिन जब यह औरत घर में लौटी, सोवियत संघ के पहले 2 वर्ष में 5 लाख औरतें सोशलिस्ट ब्लॉक से वेश्यावृत्ति में उतरी, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। स्त्री की मुक्ति का जो नया अध्याय अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद समाजवादी समाज में रचा गया, उस पूरे के पूरे अध्याय को रिवर्स में किसने उतार दिया? स्त्रियों ने उतार दिया। स्त्रियों ने कहा कि हमें पुराना परिवार चाहिए। उसके बाद क्या क्या हुआ, इसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं, एकमात्र समाजवादी व्यवस्था ने स्त्री पुरुष के जो संबंध थे, उन संबंधों में जिन वजहों से दरार आती थी, असमानता थी, पुरुष का वर्चस्व था, उन चीजों को सीधे एड्रेस किया। उसमें से एक चीज अभी भी है। मान लो अगर स्त्री पुरुष में झगड़ा हो जाए, सरकार घर देती है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कई जगहों पर यह अभी भी सिस्टम है, जो सोवियत संघ का हिस्सा थे। मान लो पति पत्नी में झगड़ा हुआ, डाइवोर्स हुआ, घर किसके पास रहेगा? घर स्त्री को मिलेगा, पुरुष को नहीं। पुरुष जाएगा घर से। और हमारे यहां स्त्री तो संपत्ति की मालिक ही नहीं है, स्त्री की संपत्ति में हिस्सेदारी ही नहीं है। बदलेंगे कैसे? डॉरी को इवॉलिश करने के लिए, दहेज प्रथा को नष्ट करने के लिए कौन सी चीज जरूरी है? नंबर एक, पहली चीज, आप आत्मनिर्भर परिवार और आत्मनिर्भर पारिवारिक सदस्यों का निर्माण करें। हमारा जो परिवार है वो डिपेंडेंट है, एक पर डिपेंडेंट है, जो कमाता है उस पर डिपेंडेंट है। ये जो उसकी डिपेंडेंसी है, यही उसकी मुसीबत की जड़ है।
हम एक ऐसे परिवार का निर्माण करें जो कि आत्मनिर्भर हो, परिवार के सभी सदस्य आत्मनिर्भर हों। अब वो पूंजीवाद कर सकता है इस समस्या का समाधान, कि समाजवाद कर सकता है, ये वो लोग जाने। क्योंकि परिवार, आत्मनिर्भर परिवार के बिना आप ये चीज अर्जित नहीं कर सकते। दूसरी चीज, परिवार के सदस्यों के बीच में एक व्यक्ति की पहचान के आधार पर एक स्वायत्तता हो, स्वतंत्रता हो। व्यक्ति के निर्णय व्यक्ति खुद ले, उसके ऊपर निर्णय थोपे न जाए, वो चाहे जितना मतलब जरूरी मसला हो। मसलन अगर एक लड़की हाउसवाइफ बनना चाहती है तो वो हाउसवाइफ बने, दिक्कत क्या है इसमें? अगर एक लड़की हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती है, पढ़ लिख के नौकरी करना चाहती है और एक नौकरी पेशा लड़की के तौर पर अपना व्यक्तित्व का विकास करना चाहती है, तो उसमें उसकी मदद की जाए। सिद्धांत तो, व्यवहार तो हम ये मान लें कि लड़की का तन, लड़की का मन और परिवार की जो पैतृक संपत्ति है उसमें लड़की की हिस्सेदारी वैसे ही है जैसे कि लड़के की होती है। यह चीज सामाजिक व्यवहार का हिस्सा बने, इसके लिए जरूरी है दो चीजें। एक तो यह कि धर्म का हस्तक्षेप नहीं हो, और जो बाहरी जो पुरानी संस्थाएं हैं, बगीची, अखाड़े, मोहल्ले की जो कमेटियां, पंचायतें, इनका हस्तक्षेप नहीं हो। व्यक्ति की सत्ता पर बाहर जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनका हस्तक्षेप नहीं हो। हमने एक ऐसा समाज बनाया जिसमें कि हर कदम पर एक हस्तक्षेप है, हर कदम पर ओपिनियन देने वाले लोग हैं, हर कदम पर स्त्री के खिलाफ में ओपिनियन बनाई जाती है। अब इसका एक और भी वजह डायमेंशन निकल के आया जो कि और भी भयानक है। आप जाइए हिंदुस्तान की जेलों में जाइए, अगर मान लो कहीं कोई घटना घटी है और कहीं घटना नहीं भी घटी है, ऐसी भी चीजें हुई हैं, स्त्रियां झूठ भी तो बोलती हैं। स्त्रियों में एक ऐसा समुदाय पैदा हुआ है जो ब्लैकमेलर है, झूठ बोलता है, तो वो कानून का दुरुपयोग भी करता है। तो हिंदुस्तान में जेलें भरी पड़ी हैं, उनके पास में जगह नहीं है। एक बार एफआईआर कर दे एक लड़की की, मेरे परिवार के लोगों ने उत्पीड़ित किया है, तो बस पूरे परिवार को उठा लेते हैं, जिस जिसके नाम होते हैं एफआईआर में सबको उठा लेती है पुलिस। जमानत नहीं होती, बरसों जमानत नहीं होती, महीनों जमानत नहीं होती। 60-60, 70-70 साल के लोग जेलों में हैं। हमारे यहां जो मध्य वर्ग पैदा हुआ है, और मध्य वर्ग में भी ये जो एक चालाक मध्य वर्ग पैदा हुआ है, उसमें एक हिस्सा ऐसा भी आया है जो कानून का दुरुपयोग करता है, झूठ बोल के दुरुपयोग करता है, झूठे आरोप लगाता है। हमें अपने परिवार में यह कल्चर पैदा करनी होगी, जब बच्चा वयस्क हो जाए, लड़की हो या लड़का हो, हम उसे स्वतंत्र कर दें। हम यह कह दें कि भाई तेरी जिम्मेदारी है, तू जैसे इच्छा हो रहे और अपना परिश्रम कर और कमा। ये जो सारी जिंदगी लड़की को पालने की जिम्मेदारी, सारी जिंदगी लड़के को पालने की जिम्मेदारी, मतलब हरामखोर लड़का है तब भी बाप पालेगा उसे, नहीं, एकदम नहीं होगी। वो जिए या मरे, जिए तो अपनी कॉस्ट पर और मरे तो अपनी कॉस्ट पर। 18 साल के बाद हर बच्चे को परिवार से मुक्त किया जाना चाहिए, और बच्चे को इंसिस्ट किया जाना चाहिए कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो और अपने बारे में सोचे। वो चाहे कचौड़ी की दुकान पर काम करे, चाहे वो धोबी की दुकान पर काम करे, चाहे वो घर में झाड़ू देके काम करे, लेकिन अपने लिए कमाए। हमारे यहां तो ये आदत ही नहीं है कमाने की। हमारे यहां ये जो परिवार में जो ढांचा बनाया हुआ है वो
ढांचा बनाए, परिवार के अंदर जो निहित जो परजीविता है, जो निर्भरता है, इसको नष्ट किया जाना चाहिए। और इसको नष्ट करने का एकमात्र तरीका है 18 साल की लड़की और लड़का दोनों को लिबरेट करना दे, कि वो अपना संसार बसाएं, देखें, अपनी दुनिया बनाएं। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सामाजिक प्रोटेक्शन दे, वह तमाम किस्म की सामाजिक सुरक्षा दे। लेकिन ये जो परिवार में जो बांधे रखने की जो प्रवृत्ति है, परिवार में जो पालने की पोषने की जो प्रवृत्ति है, ये असल में ये परजीविता को पालने पोषने की प्रवृत्ति है। और ये परजीविता के गर्व से ही वो दहेज प्रथा जैसी चीज, कि भाई तुम्हारी बेटी रहेगी तो हमारे यहां, हमने लड़के को पाल पोस के बड़ा किया है, लिखाया पढ़ाया, तो कुछ तो खर्चा दोगे तुम। तुम्हारी लड़की रहेगी तो कुछ तो तुम, और वो सालों साल चलता रहता है। नहीं नहीं, शादी होगी कैसे? शादी सिर्फ एक ही ढंग से होगी, और वो ही सिविल मैरिज। अगर कोई लड़की लड़का प्यार करना चाहे तो उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। ये जो समाज में पग पग पर हस्तक्षेप है, जिसकी वजह से लोग प्यार नहीं कर पाते, प्यार करते हो तो उत्पीड़ित होते हैं। जगह जगह रिएक्शनरी संगठन लड़के लड़कियों के प्यार में हस्तक्षेप करते हैं। वो अगर कोर्ट मैरिज करने जाते हैं तो उनको कोर्ट मैरिज करने से रोकते हैं, उनको अपहृत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक मामले गए ऐसे। 18 साल से ऊपर के लड़के लड़की के बीच में होने वाले प्यार को कोई बाधा न दे, कोई संदेह की नजर से न देखे। वो लड़का लड़की जाने वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो दहेज प्रथा को तोड़ने के लिए यह जरूरी है कि प्यार का माहौल बनाया जाए और स्वायत्तता का माहौल बनाया जाए। 18 साल के बाद लड़के लड़की दोनों को ही स्वायत्त बनाया जाए। उनसे कहा जाए कि अपने लिए कमाओ और खाओ। कैसे कमाओगे खाओगे हम नहीं जानते। अरे भाई ये बताइए, आप जब अमेरिका जाते हैं तो वहां आपको जब दुकान पर काम करने में आपकी इज्जत नहीं जाती तो आपकी यही इज्जत क्यों जाएगी? बाबू जयप्रकाश नारायण अमेरिका पढ़ने गए थे, लेकिन अपने खर्चे के लिए काम करते थे कहीं जाके। अमेरिका में आपकी नाक नहीं कटती। आप अमेरिका में खाना बनाते हैं और खाना बांटते हैं, और फिर आप उससे जो आमदनी होती है उससे अपना खर्चा चलाते हैं। अरे ये काम आप यहां पे भी कर सकते हैं। मेहनत मजदूरी करके खाओ, कमाओ, और प्यार करो। शादी भी नहीं कर सकते, प्यार भी नहीं कर सकते, तो भाई इस संसार में आए क्यों? ये जो पूरा का पूरा एक लड़के लड़कियों का जो संसार बना है वो क्या है? एक लड़कियों में भी एक अपाहिज समूह है और लड़कों में तो बहुत बड़ा अपाहिज समूह है जो अपने आप अपने फैसले नहीं ले सकता। वो अपनी शादी नहीं कर, जो अपनी शादी का फैसला अपने आप नहीं ले सकता उसकी शादी नहीं करनी चाहिए, रोक देना चाहिए उसे। इंसिस्ट करो उसे अपने इस जड़ता से बाहर निकले। सामाजिक परिवर्तन के लिए सिर्फ कानून बनाना जरूरी नहीं है। सामाजिक परिवर्तन के लिए सामाजिक माहौल और परिवार के पूरे सिस्टम और एटीट्यूड को बदलना जरूरी है। 18 साल के बाद लड़का लड़की दोनों मुक्त। अगर वे अपने आप कोई निर्णय लेते हैं, प्यार का निर्णय लेते हैं, शादी का निर्णय लेते हैं, तो वो स्वतंत्र हैं लेने के लिए। आप देखिए दहेज प्रथा कैसे जाती है और कैसे आती है। और सामाजिक वायलेंस, घरेलू वायलेंस जो घर के अंदर है, उस घरेलू वायलेंस से निकलने का एक ही तरीका है कि आप स्त्री को मातहत न मान के समान माने। अगर उसका मन नहीं है उठने का तो वो नहीं उठेगी। उसने कोई आपका कर्ज नहीं लिया है कि वो उसे उठना ही होगा, उसे ही सारे काम करने होंगे। आप भी तो कर सकते हैं। हम ये मानसिकता अपनी क्यों नहीं बनाते? हम परिवार में अपना स्त्रियों के प्रति एटीट्यूड क्यों नहीं बदलते? हमने ये क्यों श्रम विभाजन कर रखा है? घर के काम औरत करेगी और बाहर के काम पुरुष करेगा। ये क्यों श्रम विभाजन कर रखा है? तो इस ट्रेडिशनल परिवार में ही रहना है तो इस श्रम विभाजन को बदल दो। आप मिल बांट के काम कीजिए। कभी वो खाना बनाए, कभी आप खाना बनाइए।
कभी वो बाजार जाए, कभी आप बाजार जाइए, लेकिन एक दूसरे पर अपने विचार न थोपें, एक दूसरे पर अपनी राय न थोपें। तो पुराने परिवार में भी एक स्पेस क्रिएट हो सकता है, लेकिन वो बचेगा नहीं, वो बचेगा नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। इसलिए हमें एक नए लोकतांत्रिक परिवार की जरूरत है। वही इसको घरेलू हिंसा से बचा सकता है, वही इसे दहेज प्रथा से बचा सकता है। हमें ऐसा परिवार नहीं चाहिए जैसा कि अमेरिका ने बना लिया। अमेरिका में भी एक मुश्किल है, सोवियत संघ के परिवार में, जहां एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण चीज थी कि उसने चूल्हे से स्त्री को मुक्त किया, तो उन्होंने नकल की। तो एक नया मॉडर्निज्म आया जिसमें लड़की खाना ही नहीं बनाती थी। तो परिवार तो है आधुनिक, लेकिन अब खाना बाहर से आता है, बाजार से आता है खाना। सारा परिवार जो है सुबह दोपहर शाम बाजार से खाना मंगाई खाता है। ये मानसिकता जो है ये ठीक नहीं है। व्यक्तिवादिता का चरम भी बहुत खतरनाक है, जो कि अमेरिका में दिखाई दिया। इमोशनल शेयरिंग का हिस्सा है आपके यहां खाना, खाना बनाना और खाना खाना, लेकिन खाना बनाने में एक समान हिस्सेदारी तो होनी चाहिए। हमारे यहां मुश्किल क्या है कि समान हिस्सेदारी नहीं है। खाना तो अच्छा लगता है हमको। तो नई जो पारिवारिक संरचना बनेगी, मैं उसके पक्ष में हूं कि उसमें चूल्हा रहे। कौन काम करेगा ये आपस में तय कर लो, कैसे काम करोगे आपस में तय कर लो। चूल्हे के बिना परिवार एकदम बीहड़ है, जंगल है। फिर तो वही होगा जैसा कि अमेरिका में है, चूल्हा गायब हो चुका है वहां। मॉडर्न है, परिवार है, लेकिन कैसा है? सिंगल, सिंगल मदर, सिंगल फादर। 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं। एक एक व्यक्ति के 3-3 4-4 तलाक हो चुके हैं। सो दहेज प्रथा से बचने के लिए जरूरी है कि हम एक संतुलित दिशा में कदम बढ़ाएं। संतुलित दिशा में कदम यही हो सकता है कि हम एक परनिर्भर परिवार की जगह आत्मनिर्भर परिवार, एक ऐसे परिवार को हम जन्म दें जिसमें कि साझा मूल्यों की शिरकत हो, शेयरिंग हो, और घर के काम में साझा शेयरिंग हो। यह नहीं हो कि नहीं घर के काम तो बस तय हो चुके हैं, ये उसी के हैं, हमारे नहीं है। नहीं। अंत में मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं। ये तो मेरे स्फुट विचार थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। मैं जो चीज आपसे कहना चाहता हूं, आप जितना इस विषय पर खुल के बात करेंगे और लिखेंगे, उतनी ही इसकी तमाम दरारें सामने आएंगी, लेन देन के रूप सामने आएंगे, और वो भयानक रूप सामने आएंगे। करोड़ों की शादी हो रही है, और ये जो अमीर लोग हैं ना, ये लोगों को तो जीना मुश्किल कर दिया है। ट्रेंड सेटर हैं ये। मुकेश अंबानी ने अपनी लड़की की शादी की तो सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया उसने। रेड्डी बंधुओं के परिवार में शादी हुई तो सैकड़ों करोड़ रुपया नोटबंदी के दौरान खर्च हुआ। सो प्लीज, शादी करते समय अमीर लोगों को न देखें। हमारे अंदर जो सामाजिक हैसियत के आधार पर शादी करने की जो परंपरा बन गई है, उसके अनुसार खर्च करने की जो परंपरा बन गई है, उससे हम अपने को बचाएं। क्योंकि इससे आप सुंदर नहीं लगते, आपका परिवार सुंदर नहीं लगता। सुंदर तब लगते हैं जब आप बहुत सारी रूढ़ियों से, बहुत सारी कुरीतियों से आप अपने को बचा लेते हैं। ये तड़क भड़क पैसा खर्च करके बड़े पैमाने पर आयोजन करके जो शादियां की जाती हैं, वे हमारे लिए एक मुसीबत है। आपको तात्कालिक शोहरत तो मिलती है, लेकिन समाज के लिए उससे मुसीबत मिलती है। तो तड़क भड़क शान शोहरत शौकत की जो शादियां हैं, इनसे बचा जाना चाहिए, हर हालत में बचा जाना चाहिए। आपकी चाहे इज्जत जाए या रहे, लेकिन शादी नहीं होगी ऐसे। शादी सिर्फ सादगी के साथ होगी। एक रास्ता यह भी तो हो सकता है ना, मान लो जो लोग हिंदू हैं, वो लोग
बाकायदा आर्य समाज के मंदिर में जाके शादी कर सकते हैं, वहां कोई खर्चा नहीं है, नॉमिनल खर्चे में शादी हो जाएगी, वैदिक रीति से शादी हो जाएगी, वेद मंत्र पढ़ के पंडित शादी करा देगा। क्यों नहीं कर लेते आप शादी जाके? आप क्यों शानो शौकत से शादी करना चाहते हैं? शानो शौकत से की गई शादी वो दूसरों के अंदर प्रतिस्पर्धा और डाह पैदा करती है, और यही वजह है कि लगातार शादियां मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए शादियां हो रही हैं और महंगी शादियां हो रही हैं। और ये शादियां जितनी महंगी होती जा रही हैं, समाज में मृत्यु की दर उतनी ही बढ़ती जा रही है लड़कियों की। आप ये दर घटा दीजिए शादियों की, ये जो शानो शौकत से शादियों की दर घटा दीजिए। हिंदू लोग जाएं आर्य समाज के मंदिर में शादी करें, 100-200 रुपए में शादी हो जाएगी, बाकायदा प्रमाण पत्र मिलेगा, बाकायदा वेद मंत्र पढ़ के पंडित शादी कराएगा। आप जितना भी 100, 200, 400 रुपए जो भी उसे दक्षिणा चाहे अपनी इच्छा से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके यहां सिस्टम है, लेकिन आप इस सिस्टम में जाना ही नहीं चाहते। आपने अपने परिवार में कुरीतियों का सिस्टम बनाया हुआ है, उस सिस्टम को आप जारी रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहे। तो जाहिर है कि पीढ़ी दर पीढ़ी फिर हिंसा भी जारी रहेगी। पारिवारिक हिंसा का स्रोत है ये जगह, दहेज हत्या का और दहेज प्रथा का स्रोत है ये जगह, क्योंकि आपने परिवार में सादगी को सिर्फ डिस्कशन की चीज बना दिया है, वो आपके आचरण का हिस्सा नहीं है। सादगी आपकी शादी का भी एक आभूषण है, गहने नहीं, दहेज नहीं, कार नहीं। कभी ये भी तो सोच के देखें, दुल्हन ही दहेज है। दहेज क्यों चाहिए? दुल्हन नहीं चाहिए खाली। और मजेदार बात यह, वो लड़की भी राजी नहीं होती। लड़के में तो दिक्कत है ही, लड़की भी राजी नहीं होती कि सूखी सूखी शादी जिसमें कुछ मजा ना हो, खर्चा ना हो, तामझाम ना हो, तड़क भड़क ना हो। नहीं, इससे जितना बचा जाए उतना ही आप स्त्री को मरने से बचा सकते हैं। फिलहाल इतना ही। थैंक यू।